अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। तो जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो, उसको आसान कर दे। और कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि लोग हमारे साथ बड़े बुरी तरह बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन इवन देन आपने कोशिश करनी है कि आप अपना बिहेवियर उनके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से सेट करें और जो मर्जी हो काइंडनेस के साथ ही पेश आए। तो जी, बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 34 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 19 डिग्रीज। और ऑफकोर्स हवा की बात करें तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और सिर्फ 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी। और आपको पता है कि कल रात को भी मौसम जो है वो काफ़ी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। दिन ब दिन सर्दियां जो हैं वो आती जा रही हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और ऑफकोर्स जब भी बाहर निकलते हैं तो स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू आजकल होने लग गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि या तो कम बाहर निकलें और अगर आपको ज़्यादा बाहर जाना पड़ रहा है तो अपने फेस को कवर कर लें या फिर कोशिश करेंगे कम टाइम आप जो है बाहर, स्पेशली शाम के वक्त और सुबह के वक्त जब स्मोक काफ़ी ज़्यादा होती है तो कम वक्त जो है आपको बाहर गुजारना पड़े। और ऑफकोर्स सनस्क्रीन लाजमी तौर पे आप लोगों ने लगाते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि स्किन को हाइड्रेटेड रखना, स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और सन से प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जी, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे शो में जो कि हम आपसे डिस्कस करते हैं और आपको अपडेटेड भी तो रखना होता है कि फैसलाबाद की क्या सूरत हाल चल रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अवैस से और उनसे पूछ लेते हैं कि रेलवेज के आज क्या सूरत हाल है। तो जी, चलते हैं अवैस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का मैडम, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बताएं क्या सूरत हाल है आज रेलवेज के? हाँ बिल्कुल, ट्रेनें आज भी घंटों तक का शिकार है। लाहौर से बड़ा रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट है। कराची से बड़ा रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 2 घंटे 20 मिनट लेट। रावलपिंडी से बड़ा रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट लेट। रावलपिंडी से बड़ा रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। मेरठ एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे। लाहौर से बड़ा रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट रही है। पेशावर से बड़ा रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। लेकिन मुसाफिरों को जो है वो इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ा है। मुसाफिरों की जानब से यही मुतालबा है कि ट्रेनों के औकात में बेहतरी रही जाए ताकि सस्ते सफर के जरिए को जो है वो मुसाफिर इस्तेमाल कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। तो जी, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से रेलवेज आज भी लेट ही हैं और हम लोग तो रोज़ यही बात करते हैं कि किसी भी तरह से डिसिप्लिन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर इदारों की तरफ से डिसिप्लिन को फॉलो किया जाएगा तब ही तो हमारी जो कौम है, हमारा जो नेशन है वो प्रोग्रेस और तरक्की कर सकेगा। क्योंकि अगर हम कोई भी एग्जांपल्स देख लें दुनिया की, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, जो भी मुल्क राइज करते हैं एट द एंड, उन सब का जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो हमेशा यही है कि वो वक्त के पाबंद होते हैं। जब आप वक्त की कदर करते हो तो वक्त आपकी कदर करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों में भी एक डिसिप्लिन जो है वो आए और सबसे पहले हमारे इदारों की तरफ से आए ताकि मुसाफिरों को ताखीर का सामना ना करना पड़े। कई दफ़ा बड़े ज़रूरी काम से ट्रैवल किया जा रहा होता है, एक चीज़ लेट होती है, उससे 10 और चीज़ें हैं जो कि लेट हो जाते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे हमारे इदारे जो हैं, हमारी रेलवेज जो हैं, वो कोशिश करें कि टाइम की पाबंदी करें और मुसाफिरों को लाजमी तौर पे जो है सफ़र ना करना पड़े किसी भी वजह से। तो जी, आपको पता है कि सर्दियाँ जो हैं ऑलमोस्ट आ ही गई हैं, अभी पूरी तरह से नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी आज का मेरा ये जो आउटफिट है वो इत्तेहाद की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। ये इत्तेहाद की जो प्रीमियम फॉल कलेक्शन है 2021 की, उसमें से एक डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं कि इसके कलर कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ जो प्रिंट है, डिज़ाइन है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और एक चीज़ जो कि मुझे इस आउटफिट की स्पेसिफिकली बहुत अच्छी लगी है वो इसके जो डिटेल्स पे उन्होंने जो काम किया है, क्योंकि कोई भी आउटफिट जब तक उसकी डिटेलिंग ना की गई हो कंप्लीट नहीं हो सकता। और इत्तेहाद ने इस बात का खास ख्याल रखा है। ऑफकोर्स आपको पता है कि किसी भी ब्रांड को चूज़ करने से पहले हमारी एक और बड़ी कंसर्न होती है कि डिज़ाइंस तो अच्छे हों ही हों, लेकिन साथ ही साथ अफोर्डेबल भी हों। एंड ऑफकोर्स इत्तेहाद की जो कलेक्शन है वो अफोर्डेबल भी है, साथ ही साथ डिज़ाइंस भी उनके पास बहुत एक्सटेंसिव रेंज है जिसमें से आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं।
और अभी जो ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग इन स्टोर भी शॉप कर सकते हैं। आपको पता है फैसलाबाद में उनकी कई सारी ब्रांचेस मौजूद हैं जहां पर आप जा सकते हैं, जाकर इन आउटफिट्स को खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑनलाइन भी आप इन आउटफिट्स को खरीद सकते हैं। और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी अम्मी बड़ी चूजी हैं कपड़ों को लेकर, लेकिन उनको स्पेसिफिकली ये जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छी लगी है। एंड डेफिनेटली हम लोग जो है, मेरी फैमिली जो है, डेफिनेटली इतिहाद से कपड़े जो है इस सीजन लाजमी तौर पे खरीद रही होगी। और एक और बड़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि इनकी विंटर कलेक्शन जो है वो लॉन्च होने वाली है जल्दी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने विंटर वार्डरोब के लिए कपड़े खरीदें तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने जाना है और इतिहाद के आउटलेट्स पर या फिर ऑनलाइन उनके कलेक्शन को लाजमी तौर पे चेकआउट करना है। अमेजिंग डिजाइन अगैन एंड कलर्स जो हैं, मुझे तो आई थिंक स्पेशली पेस्टल कलर्स इस विंटर्स मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्डरोब में जरूर हों। और ये वार्डरोब भी इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों ने भी जाके लाजमी तौर पे इनकी कलेक्शन जो है वो चेकआउट ज़रूर करनी है। तो जी आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि हमारा और आपका जो साथ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद ना हो, हमारी स्क्रीन्स तक महदूद ना हो, बल्कि एक्चुअली में इंटरपर्सनल हमारा एक कनेक्शन हो। तो अगर आप लोगों की कोई भी बर्थडेज हैं, कोई भी इवेंट्स हैं, कोई भी सेलिब्रेशंस हैं, हम उनका हिस्सा ज़रूर बनना चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके बर्थडे या इवेंट्स को आकर अटेंड करें और उनका हिस्सा बने, तो जी नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप लोग हमें बता सकते हैं और हम लोग आपकी सेलिब्रेशन का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप में कोई भी टैलेंट है, फैसलाबाद के हर टैलेंटेड इंसान को हम चाहते हैं कि हमारे शो पे शोकेस किया जाए। तो जी आपको पता है पहले भी एक फ्री स्टाइल फुटबॉलर फैसलाबाद से टू बी द फर्स्ट पर्सन इन फैसलाबाद जो कि फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग करें, और उन्होंने टोटली अपना जो ये हुनर है उसको डेवलप किया था यूट्यूब की वीडियोस देखकर। उनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग तक नहीं थी, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। तो जी हो सकता है कि नेक्स्ट आप ही हों जो हमारे शो का हिस्सा बने। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप हमें बता सकते हैं कि आपका क्या टैलेंट है। और हो सकता है कि आपका टैलेंट या तो हमारे स्क्रीन पर दिखाया जाए या फिर एक्चुअली में हम लोग जो है आपको ही हो सकता है कि शो के अंदर बुला लें। ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान भी आज मौजूद होंगे और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हम लोग हाईलाइट करें, और ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि एक्चुअली में कोशिश करें कि उन इश्यूज को सॉल्व करने की भी कोशिश की जाए। आप लोगों की आवाज़ है सिटी 41 और हमारे ये जो शो है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर फैसलाबाद से रिलेटेड सब इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। इस डिस्कशन के दौरान भी अगर आप लोगों के कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई भी सवालात हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे आप लोगों का इनपुट हमारे हर डिस्कशन में बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों के सवालात जो हैं वो हमने इदारों तक लेकर जाने होते हैं। तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और आपने लाजमी तौर पर इस डिस्कशन का हिस्सा बनना है। तो जी मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। तो जी सबसे पहले तो अब्दुल रहमान जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुल रहमान आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें आज। साथ ही साथ काशिफ रजा ऐवान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि CEO हैं फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। गली मोहल्लों में कचरा जो है वो जमा रहता है और हमेशा ये सवाल किया जाता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट का इशू जो है वो कितना बड़ा है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जैसे कि आपको पता है कि ये कंपनी जो है ये 2013 में सेक्शन 42 के तहत कंपनी एक्ट जो है उसके तहत बनाई गई थी। जब हमने ये कंपनी बनाई उस वक़्त 47% जो है वो कलेक्शन हो रही थी वेस्ट की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 82% पे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। कुछ जो हमारे हैंड ओवर किए गए थे उस वक़्त वसाइल, उसमें तकरीबन 2700 जो वेस्ट वर्कर थे। अभी हमारे पास तकरीबन 4000 वेस्ट वर्कर हैं। उस वक़्त हमारे पास जो गाड़ियाँ हमारे हैंड ओवर की गई थी वो कोई खस्ता हालत में थी, वो 97 के करीब थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 198 व्हीकल जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो उस वक़्त 113 यूनियन काउंसिल थी, यानी 113 यूनियन काउंसिल थी जिनके अंदर जो है वो सॉलिड वेस्ट का काम होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी बढ़ा के 169 कर दी गई हैं। 2 दफ़ा जो है उसके बाद हमारी डिलिमिटेशन हुई है। तो उसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं इसी तरह हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।
तो अभी 169 के अंदर वही वसाइल हैं जो हम 113 के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। इसके लिए हमने इस दफ़ा अपने बजट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट से काफ़ी फंड्स रिक्वायर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अप्रूव भी हो गए हैं। लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें क्वार्टरली उसकी रिलीज़ होती है। तो अभी जैसे जैसे वो क्वार्टरली रिलीज़ होंगे तो इंशाल्लाह हम इसमें अपनी मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट की जो सिचुएशन है करंटली, काफ़ी खस्ता हाल है और आवाम काफ़ी परेशान है, स्पेशली गली मोहल्लों के अंदर कूड़ा जो है वो जमा रहता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या ये प्रोसेस जो है थोड़ा तेज़ी से नहीं किया जाना चाहिए? देखिए जी, जो वो शहरी एरिया है यहाँ पर, जो पुराना शहरी एरिया जिसे हम कहते हैं, जब ये डिलिमिटेशन नहीं हुई थी, अब वहाँ तक सूरत हाल ठीक है। ज़्यादा मसला उन यूसीज़ में आ रहा है जो बाद में शामिल हुई हैं। वहाँ पर जो इनके पास मशीनरी का इशू है, वहाँ पर एम्प्लॉइज़ का इशू है, वहाँ पर अभी तक हैंड ओवर करने का इशू है। तो ये वाक़ई उन यूसीज़ में बड़ा मसला है जो अभी 2019 के जो नए बल्दियाती एक्ट के तहत शामिल हुई हैं, क्योंकि पहले वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मौजूद नहीं थी, ये कंपनी पहले काम नहीं कर रही थी। तो ये 12 लिखा गया है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कंपनी काम को कि वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि जो इलाके शहर में शामिल हो जाते हैं वो फिर इनकी बिलाशुबा ज़िम्मेदारी भी बन जाती है। तमाम इलाकों को बराबर की सतह पर डील करना भी ज़रूरी है। जो मेन एरियाज़ है वहाँ पर तो ठीक काम किया जाता है, फोकस्ड होकर काम किया जाता है, लोग भी पहुँचा दिए जाते हैं, ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन जो ही जिसको हम शहर के इतराफ़ के इलाके कहते हैं, वहाँ पर ये मसला जो है वो बहरहाल एक संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जाता है। फिर जो स्पेशली इनकी डंपिंग साइट्स होती है वहाँ पर भी जो मसला है वो बड़ा अहम होता है। तो इसके लिए कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिसमें बार बार गवर्नमेंट की जानिब ना देखना पड़े। कोई ऐसी यूज़र फीस टाइप कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि जिसमें वो लोग जो खाली प्लाट्स में जिस तरह से कूड़ा जमा होता है तो वो उनके पल्ले डालना चाहिए जिनका वो प्लाट है, या जो इर्द-गिर्द लोग हैं वो अगर हफ्ते में या 10 दिन में या 1 माह में वहाँ पर सफाई करवाएं। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव इनको लेने पड़ेंगे कि जिससे सफाई की सूरत हाल 100% तक यकीनी बनाई जा सके। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। आपको पता है कि डेंगू फैसलाबाद में और पंजाब के दीगर एरियाज़ के अंदर काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है, और स्पेशली अगर बात करें केनाल रोड के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, जिस तरह से अमीन टाउन हो गया, अभी रिसेंटली अमीन टाउन से एक केस जो है अब्दुर्रहमान डेंगू का वो डिस्कवर हुआ है। और हमें पता है कि पानी, बारिशों का मौसम है, रोज़ बारिशें तो नहीं होती फैसलाबाद में, कम हमें देखने को मिलती है पंजाब के हवाले से, लेकिन फिर भी फैसलाबाद में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अमला जो है वेस्ट मैनेजमेंट का, क्या अमले के हवाले से जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उसके लिए भी इदारों की तरफ से कुछ किया जा रहा है? देखें, जैसे कि अब्दुर्रहमान साहब ने बात की है यूज़र फीस की, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। शहर के जो इतराफ़ के इलाके हैं वो बिल्कुल ऐसे जो है वो डेवलप नहीं किए गए जिस तरह के हमारे जो सिटी एरिया के इलाके हैं, सिविल लाइन का इलाका जैसे है या बाकी शहर का जो इलाका है, तो उसमें लामहला हमें भी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे अभी ओपन ड्रेन्स हैं, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे जो गलियाँ हैं वो पुख्ता नहीं है, और मिट्टी और धूल, उधर अगर हम काम करते भी हैं तो वो उस तरह नज़र नहीं आता जिस तरह सिविल लाइन के एरिया में नज़र आता है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट का काम होगा इसी तरह आपको सफाई भी बेहतर अंदाज में देखने को मिलेगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि वो इलाके क्योंकि अभी शामिल किए गए हैं शहर के अंदर, तो वहाँ पे पहले सॉलिड वेस्ट का काम नहीं होता था, तो वहाँ पे ओपन प्लॉट्स हैं और कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं। अगर हम एक कूड़े क्रिकेट के ढेर को हटाने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमें 15-15 दिन लग जाते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो ऑडियंस है उनकी इनपुट बहुत बहुत ज़रूरी है इस डिस्कशन के अंदर। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है जी या तो उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है या तो कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, और आप कॉल दोबारा कर सकते हैं। लाजमी तौर पे आपका इनपुट बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे इस डिस्कशन के अंदर। तो जी एक दफ़ा फिर मैं पूछ लेती हूँ, आवाज़ आ रही है जी आपको? जी जी आवाज़ आ रही है जी। कैसे हैं आप? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लाख लाख शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी तो देखकर हम रोजाना देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, आप रहनुमाई करते हैं। थैंक यू सर। तो हमारी अवान साहब से गुजारिश है, सीईओ साहब से जो वेस्ट मिनट के हैं, जो हमारा सीसी 100। वालेकुम सलाम। जी जी बताएं जी, सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़।
सीओ साहब से मेरी यही गुजारिश है, हम सीसी 152 से बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी जी। हमारे इलाके में इतना बड़ा इलाका है, पहले 30 आदमी होते थे, अब वो सुपरवाइजर बोलते हैं जो आते हैं, वो सफाई हो नहीं रही, गंदगी पड़ी हुई है। अभी 12 रबीउल का महीना है, तो अभी देख लें आपके सामने है, कोई सफाई का निजाम नहीं है। सीसी 152 से बात कर रहा हूँ मैं। अपना इलाका मेंशन कर दें जी। तो 30 आदमी की गुंजाइश है, वो कहते हैं 15 आदमी रह गए हैं, वो भी आते हैं, कभी छुट्टी करते हैं। 12 रबीउल का महीना है, तो इतना प्यारा महीना है, तो सफाई का बिल्कुल निजाम नहीं। मेरी आरफ साहब अली अवान बात कर रहा हूँ, आरफ साहब से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए सीसी 152 की चेकिंग करवाएं, इसमें 15 आदमी है, प्लीज। जी, आपको अब्दुल रहमान एरिया पता चल गया आपको? सीसी एरिया मेंशन कर दें इसमें। 152 खुरम शहजाद का हल्का है, तारिक रोड, अवामी कॉलोनी। तो तारिक रोड, अवामी कॉलोनी। अच्छा जी, ऐसा करें जी कि आप ये जो एड्रेस है अपना, इसको हमारे ये जो नंबर अवेलेबल है इसके ऊपर सेंड कर दें, और लाजमी तौर पे हमारी कोशिश की जाएगी और आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि कोशिश की जाए कि इन हालात को भी बेहतर किया जाए। उनका कहना था कि 15 वर्कर्स जो हैं करंटली काम कर रहे हैं, पहले 30 अलॉट किए गए थे और अब 15 पर बात आ गई। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि इलाके बढ़ते जा रहे हैं, जबकि वसाइल वही हैं। वर्कर्स में कुछ रिटायर भी हो जाते हैं, कुछ फौत भी हो जाते हैं, कुछ जॉब छोड़ के भी चले जाते हैं। तो शुरू में जब इलाका थोड़ा था और वसाइल ज़्यादा थे, उस वक्त तकरीबन 25 से 30 वर्कर्स जो है वो एक यूनियन कौंसिल में काम करते थे, और इतने होने भी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास वर्कर्स की शॉर्टेज है, आबादी बढ़ गई है, 35 लाख के करीब आबादी हो गई है, और एरिया भी बढ़ा दिया गया है, तो अभी हमारे पास 15 से लेकर 18 तक एक यूनियन कौंसिल के अंदर लोग काम करते हैं। ये बात इनकी ठीक है, तो उसको हम मज़ीद उन्हीं लोगों के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और सेकेंडली ये है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, तो उसमें हमने तकरीबन 200 के करीब जो वर्कर्स हैं वो मज़ीद उसमें ऐड करने के लिए हमने सिफारिशात भेजी थी, वो भी हमारी अप्रूव्ड है, और वो भी जल्द अज जल्द 200 वर्कर्स हम भर्ती करके तो इंशाल्लाह इन यूनियन कौंसिल्स के अंदर दे देंगे। उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी हमें सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने में। और इसके अलावा जो है वो हमने अपनी जो व्हीकल्स की तादाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो व्हीकल्स की तादाद बढ़ाने के लिए भी हमने गवर्नमेंट से जो है वो फंड्स रिक्वायर किए थे, वो भी हमें मिल चुके हैं। तो अभी इंशाल्लाह जो है वो ये जो हमारी लास्ट क्वार्टर की रिलीज़ आएगी अप्रैल के अंदर, उसमें हम जो है वो गाड़ियों के ख़रीदने का प्रोसेस भी शुरू कर देंगे, और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो 80% से भी इंशाल्लाह ज़्यादा जो है वो अपने सर्विसेज इम्प्रूव करेगी। तो आप यूज़र फीस क्यों नहीं लगा रहे? यूज़र फीस के बारे में ये है कि 2013 में जब कंपनी बनाई गई थी तो इसका मकसद यही था कि ये अपने पैरों पे खुद खड़ी हो और अपने अखराजात खुद उठाए और लोगों का काम करे। लेकिन 2013 से लेके आज तक 2021 आ गए हैं, तो इसको यूज़र फीस के जो है वो परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि वो परमिशन देनी होती है गवर्नमेंट ने। तो अभी हमारी आज भी एक मीटिंग है, ये आपके शो के बाद एक मीटिंग है हमारी यूज़र फ़ी के हवाले से। डॉक्टर सलमान शाह जो हैं एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के, वो हेड कर रहे हैं इस चीज़ को। उसमें हमने अपने सब ने जितनी भी कंपनियां हैं रेवेन्यू जनरेशन प्लान बना के हमने दे दी हैं, तो उसी पे डिस्कशन हो रही है कि यूज़र टैरिफ कितना होना चाहिए, यूज़र फीस कितनी होनी चाहिए, और कितने फंड्स जो है वो गवर्नमेंट देगी और कितने फंड्स कंपनी खुद कलेक्ट करेगी। बिल्कुल जी, और आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है हमारा, जिसमें स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात की है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में हम इदारों की तरफ से बेहतरी होते हुए देखें और आवाम के लिए जितना हो सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये जो डिस्कशंस करते हैं वो आवाम के लिए होते हैं कि आवाम की बेहतरी और आवाम की आवाज़ जो है वो इदारों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपने वक्त निकाला, हमें पता है बहुत मसरूफ होते हैं, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से आपने ज्वाइन किया हमें। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपका खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि फैसलाबाद के कई सारे इश्यूज हैं जो कि हमारी कोशिश होती है कि हम बड़े ही लिमिटेड से टाइम में कवर करने की कोशिश करें। तो जी हमारे जो पहले गेस्ट ब्रेक से पहले हमारे से बात कर रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से था, अब हमने सोचा कि थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर लिया जाए और थोड़ी सी अच्छी और जो है मिक्स बातें होंगी, लेकिन डिफरेंट टॉपिक जो है उसके हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें फैसलाबाद में, तो
फैसलाबाद की पहचान हमारी ये इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग इससे मुंसलिक हैं, ज्वाइंड हैं, और पिछले कुछ सालों में हमने इस इंडस्ट्री को ट्रूली ग्रो होते हुए देखा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली हमने इसको ग्रो करते हुए भी देखा है। एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात करें तो पहले अगर हमारे पास कम एक्सपोर्टर्स थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एक्सपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री लाजमी तौर पर सफ़र कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से आखिर क्या किया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को भी सपोर्ट किया जाए और ये भी ख्याल रखा जाए कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो सफ़र नहीं करे। बहुत सारी जगहों पर हमें शॉर्टेज भी फेस करनी पड़ती है रॉ मटीरियल के हवाले से, लेकिन आखिर इदारे जो हैं जहाँ पे एक साइड पे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारा कुछ कर भी रहे हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर भी हो रही हैं। तो जी हाईलाइट करते हैं इन इश्यूज़ को, बात करते हैं। इसी हवाले से बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफ कोर्स आपको पता है हमारा कोई भी डिस्कशन आपके इनपुट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। अगर आप इस इंडस्ट्री से किसी भी तरह से रिलेटेड हैं, आपके कोई जानने वाले रिलेटेड है और आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई कंसर्न है जो आप शेयर करना चाहते हैं, याद रखें आपके सवालात बहुत ज़रूरी हैं। तो जी नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ पहले भी मौजूद थे, ब्रेक में जाने से पहले सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, बहुत ही मसरूफ हैं लेकिन हमारे लिए वक्त निकाल लेते, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। साथ ही साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी ज्वाइन करें। नवीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सपोर्टर भी हैं और डायरेक्टर है एल्सटेक के। हो सकता है ये मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो क्योंकि ये एक्चुअली में एक जर्मन जो है कंपनी के साथ एफिलिएशन है और मैं लाजमी तौर पे इसकी तरफ जरूर आना चाहूंगी। पहली दफा जो है फैसलाबाद के अंदर जर्मनी से इन्वेस्टमेंट की जा रही है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और हम लोग प्राउडली फील कर सकते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है। मैं चाहूंगी सबसे पहले हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारा बेसिकली काम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम लोग बनाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री। तो ये अपनी डंगेत का एक पहला प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है एंड विद द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जर्मनी। इसमें हमारे साथ जॉइंट वेंचर है एक जर्मन कंपनी का। तो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन में हम लोग पहला ऑपरेशनल यूनिट है इस वक्त जो कि सी पैक के अंडर आने वाला पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसकी इनॉग्रेशन बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने की थी जनवरी 2020 के मिड में जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन ए टेन्यूर ऑफ 1.5 ईयर वी आर ऑपरेशनली एक्टिव और इंशाल्लाह कोई 1 माह के अंदर हमारी प्रॉपर एक्सपोर्ट स्टार्ट होने जा रही हैं इसकी। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक पेशरफ्त है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान उनके लिए एट द मोमेंट इज जस्ट लाइक व्हाट शुड आई से पीस ऑफ केक फॉर देम। जब आप चाइना में बहुत सारे इश्यूज इस वक्त सर उठा रहे हैं, इंडिया कोविड की वजह से इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत पीछे चला गया है, हमारे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इस वक्त जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ जो वेस्ट को अट्रैक्ट करें। एक जनरल परसेप्शन इस वक्त जनरेट हुई है वेस्ट में कि आने वाले जो 2-3 डेकेड्स हैं इसमें बेसिकली एशिया वुड बी द रीजन विच विल बी प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। तो ये बहुत अच्छा मौका अल्लाह ताला की तरफ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में भी आई वुड से कि हम लोग बहुत लकी रहे जिस तरीके से हिट किया है कोविड ने पूरे रीजन को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाज वे लकी इफ़ यू कंपेयर विद इंडिया और चाइना। हमारी इंडस्ट्री इस दौर में ठीक रही है, हम कभी भी कंप्लीटली लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, विच वाज रियली ए सक्सेसफुल पॉलिसी फ्रॉम गवर्नमेंट। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। तो इस तरह के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अब यहाँ मैं फिर थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारी अथॉरिटीज़ को भी। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव होना स्टार्ट हुए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 तो ऐसे हैं जो ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं पाकिस्तान में, जिनमें से एक बीइंग ए बिजनेसमैन जो फैसलाबाद में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। ऑफकोर्स कुछ फ्लॉज हैं उसमें जो कि मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिकवर होने चाहिए, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टर आके कभी भी आपके इश्यूज को नहीं देखता। The only thing they focus on is simply the opportunities what they have. I mean, if they don't get the same opportunity they have in China, they will never get back to you. और एक दफा ये लोग वापस चले गए तो फिर इनको अट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, हम पे डिपेंड करता है हम इसको कितना अवेल करते हैं। बिल्कुल जी, और लाइक आई सेड बिफोर कि बहुत अच्छी खबर है
कि फैसलाबाद के अंदर जो है डिफरेंट वेस्टर्न कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और हम तो यही चाहेंगे कि ये सिलसिला जो है आगे चलता रहे और हमारी जो ये इंडस्ट्री है वो और जो है प्रॉस्पर कर सके। अब्दुल रहमान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जहां पे वेस्टर्न कंपनीज की तरफ से, वेस्टर्न आउटलेट से हमें इन्वेस्टमेंट मिल रही है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन क्या इदारों की तरफ से प्रेपरेशन है कि इस इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन भी रखा जा सके? फातिमा, ये समझ लें कि बड़े दिनों के बाद या बड़े महीनों के बाद एक अच्छी खबर है ये कि जो इन्वेस्टर्स हमारी छोटी छोटी खुशियां किस तरह से इन्वेस्टर्स को आज खुद आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये एक बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स के, उन्हें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट आती है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें। देखिए, ईज टू डूइंग बिजनेस के हवाले से नारा लगाया जाता रहा है, हर हुकूमत ने लगाया, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी अमल दरामद नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमारा जो बाहर से इन्वेस्टर तो क्या आना था, जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी भाग जाता है दूसरे ममालिक में, बांग्लादेश में जाके अपनी इंडस्ट्री लगा लेता है, दूसरे ममालिक में लगा देता है, और जो ज़र मुबादला यहाँ आ सकता है वो दूसरे ममालिक में जाता है। वजूहत क्या होती है कि वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ वो दी जाती है, वहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो उनके पास बेहतर होते हैं और वो सस्ते दामों मुहैया करते हैं, पैदावारी लागत कम होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिट रेशो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट में भी आगे निकल जाते हैं और जो मजमूई तौर पर उनकी मुल्क की सूरत हाल वो भी बेहतर होती है। और ये बांग्लादेश ने पिछले 8-10 सालों में ये साबित करके दिखाया। लेकिन ये अभी जो मौजूदा हुकूमत है, ये इसने हमेशा से जब अपोजिशन में थी तब भी ये नारा लगाया था कि एक्सपोर्ट बेहतर करेंगे, जो टेक्सटाइल के रेलिवेंट लोग हैं उन्हें मुतमिन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग मुतमिन हो रहे हैं, अपने जो जिनके साथ वो मिलके कारोबार करते थे उनको बतौर इन्वेस्टर यहाँ पर ला रहे हैं, उनके साथ मिलके इंडस्ट्री बनाई जा रही है। तो इसमें इफ्तिताही तकरीब में मौजूद था मियां असलम इकबाल, सफाई वज़ीर भी मौजूद थे, दीगर दूसरे मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, तमाम की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त इसको वेलकम किया गया। तो ये सी पैक के हवाले से समझ लें कि जो पहली जो यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब यहाँ पर फैसलाबाद में हुई है, तो आने वाले दिनों में भी ये उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। और जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 5 से 10 सालों में जो हम अपनी जो इम्पोर्ट है करती हैं चीज़ें वो यहाँ पर बनानी शुरू कर देंगे, इस तरह से जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी अगर डबल नहीं होती तो यहाँ पर जो फिगर्स है वो काफ़ी इम्प्रूव होंगे। और जब ये एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट है उसमें जो फ़र्क है वो कम होगा तो यकीनन जो हमारा बजट डेफिसिट है वो भी कम हो सकेगा। और जो डॉलर्स के लिए हमें भागना पड़ता है IMF के पास, कभी कहीं भागना पड़ता है, लोन लेनी पड़ती है, तो उन तमाम चीज़ों से जब छुटकारा मिलेगा फिर हुकूमतें जो अपनी पब्लिक को डिलीवर कर सकेंगी। फिर जो बार बार ये बातें आती हैं ना कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगी हो गई, कुकिंग ऑयल महंगी हो गई, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है और ये हमें डॉलर में लेनी पड़ती हैं। और जब डॉलर ही ना पास हो, इसके 2-3 बड़े ज़राए हैं कि एक तो ये हमारी जो एक्सपोर्टर्स है एक्सपोर्ट होती है वो ज़राए है, फिर जो हमारे बैरून ममालिक पाकिस्तानी रहते हैं वो वहाँ पर बेचते हैं, या फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है या दोस्त ममालिक से कर्ज़े लेने पड़ते हैं जिन पर सूद भी अदा करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात जो उनका सूद है वो भी कर्ज़ों के बराबर ही आ जाता है जब उसकी किस्त लेट होती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको राग़िब करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो बंद इंडस्ट्री है वो चल सके। बिल्कुल जी। और मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर हम ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, आई थिंक अब्दुल रहमान, हम पहले भी कई सारे शोज़ के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, उसके बाद ऑब्वियसली फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं एक दफ़ा, तो फिर आके आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस वैसे बढ़ जाती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इससे सफ़र करती है। हाल ही में मैंने एक चीज़ जो है मैं चाहती हूँ और आप क्लैरिफाई करें इस पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या इंडिया और बांग्लादेश में भी प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं, क्या पाकिस्तान से ज़्यादा है इन मुल्कों में प्राइसेस? देखिए जी, अगर मैं बात करूं तो अभी की जो सूरत हाल है, द लेमैन ऑफ पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। इससे पहले भी महंगाइयाँ होती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हुआ। अच्छा, अगर आप कंपैरेटिवली अब देखें, ऑफ कोर्स इंडिया में प्राइसेस हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा है, हमारे यहाँ ये फैक्ट है। मेरा अंदाजा ये है कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन हमें उतने ही प्राइसेस पे पेट्रोल मिल रहा है जितनी पे शायद सऊदी अरब में लोगों को अवेलेबल है। अच्छा, एंड इट्स देयर ओन प्रोडक्ट, सऊदी अरब से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन द थिंग इज, आपको सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस कंपेयर नहीं करनी, आपको पर कैपिटा इनकम भी देखनी है लोगों की। जब आप पेट्रोल प्राइसेस को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो आप इनकम को भी कंपेयर करें। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा, मगर हमारा जो
प्रो गवर्नमेंट साइड पे लोग हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर चलते हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस देखें आप, बिल्कुल जी, लेकिन आप इनकम पे सोचते हैं। बिल्कुल। एंड मैं चाहूंगी कि डेफिनेटली, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव सब्जेक्ट जो कि सिर्फ एक शख्स पे नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी पर इम्पैक्ट करता है। एक तरफ प्राइसेस चाहे पेट्रोलियम की जो है वो कंपैरेटिवली कम हो, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि इनकम क्या इतनी है कि कोई इंसान सर्वाइव कर सकता हो। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से। जर्मनी से इन्वेस्ट किया गया है फैसलाबाद की इंडस्ट्री के अंदर, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छी खबर है। बड़े टाइम के बाद जिस तरह से अब्दुर्रहमान हम बात कर रहे थे कि अच्छी खबर सुनने को मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स इंडस्ट्री और ये भी बड़ा जरूरी है कि वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए इदारों की तरफ से वो इकदाम भी किए जाए, उनको वो सहूलियात और वो प्रॉफिट इंसेंटिव्स भी दिए जाएं कि वो इन्वेस्ट करना भी चाहे और कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट जो है फैसलाबाद को मिलती रहे, फैसलाबाद की इंडस्ट्री को मिलती रहे, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फैसलाबाद के अंदर वो तरक्की करती रहे, और उसके साथ जुड़े हुए लोग और साथ साथ जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड फोर्स लेबर है, हमारी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो भी बेहतर होती रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं एक इंडस्ट्री के साथ। यही चाहेंगे कि आगे चलते हुए चीजें और बेहतर हो जाए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि स्किल्ड लेबर के हवाले से हम ब्रेक में भी थोड़ा सा इस हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत जरूरी है कि जितना हो सके फैसलाबाद के अंदर और इवन पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड लेबर जो है वो मौजूद हो। एट द मोमेंट क्या सूरत हाल है स्किल्ड लेबर के? आप कुछ प्लांटेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे कि किस तरह से चाइना से प्लांट जो है मंगवाया गया है, लेकिन स्किल लेबर अगर अवेलेबल हो और तो और भी इस तरह की चीजें की जा सकती। क्या जरूरत है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम, किस तरह से स्किल लेबर जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता? देखिए मैं तो सिर्फ इस वक्त आपको थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट पे ब्रीफ कर सकता हूँ। हम लोगों की जो इनिशियल फिजिबिलिटी थी वो ये थी कि हमने को तकरीबन 10 के करीब प्रोडक्शन लाइंस जो है ये इंपोर्ट करनी थी चाइना से, जिनमें से एक हम कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और वो इस वक्त ऑपरेशनल है। उसकी इंस्टॉलेशन में हमें कोई 2 माह के करीब अरसा लगा। लेकिन इन 2 माह के अंदर हमारी जितनी लेबर थी, देवर मैकेनिकल वर्कर्स, देवर लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो सब लोग इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हुए। और अब हमें वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर हम 10 प्लांट्स पाकिस्तान में असेंबल करके, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके उसी प्रोडक्शन लाइन में ऐड करेंगे। बाकी हमने अपनी फिजिबिलिटी को मुकम्मल चेंज करके जो बकाया 9 प्लांट्स इंपोर्ट करने थे उनको यहाँ पे हम लोग असेंबल करेंगे और वो हमारी लेबर ही करेगी। बट द थिंग इज, अभी ये लेबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये स्किल्ड लेबर है विदाउट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारे यहाँ कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ काम देख के सीखा जाता है। जो मैकेनिकल वर्कर है वो, अगर मैं उसको थोड़ी बेसिक लैंग्वेज यूज करूं तो वो अपने उस्ताद से आगे काम सीखता है, उसको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जबकि दुनिया में इससे बहुत ऑपोजिट होता है। दुनिया में आप फील्ड चूज करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली ब्लेस्ड नेशन, आई वुड से, कि बगैर किसी ट्रेनिंग के हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब होते हैं पाकिस्तान में। तो अगर इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे प्रोफेशनली हैंडल किया जाए, जो फील्ड के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े कामयाब ग्रुप बैठे हुए हैं फैसलाबाद में, उनकी मदद से अगर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बनाए जाएं जहां पे इन लोगों को जो आई मीन, मैं कोई यंग स्टूडेंट्स की बात नहीं अभी कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो इंडस्ट्री में मौजूद हैं अगर इनको ट्रेन किया जाए सो दे कैन डू द एक्सेप्शनल गुड जॉब। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सही बात है, स्किल लेबर जितना मौजूद हो और जितना ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो रिसर्च है सारा कुछ अगर पाकिस्तान के अंदर हो, इकोनॉमिकली हमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। और जहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हम उम्मीद करें तो जरूरी है कि उस इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए हमारे पास वर्क फोर्स, स्किल्ड वर्क फोर्स भी मौजूद हो। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए 2020 में भी ये बात सामने आई थी, हमेशा आती रही है कि यहाँ पर स्किल्ड जो लेबर है उसकी कमी है शदीद ना। बेरोजगारी तो बहुत है लेकिन स्किल्ड लेबर मौजूद नहीं है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जितना कसूरवार हुकूमत है फातिमा, उतनी ही कसूरवार जो हमारी इंडस्ट्री भी है कि यहाँ पर इन लोगों की जानब से कोई ऐसे सेंटर्स क्यों नहीं बनाए जाते कि जहाँ पर लोग आके काम सीखें, फिर इसके बाद इनके लिए एसेट्स बन जाएं।
ये भी चाहते हैं कि इनके पास वही बंदा है जो ट्रेंड हो, उसको तनख्वाह दें और बात ख़त्म हो जाए। इनको भी कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसा कोटा मुकर्रर करना चाहिए कि इतनी एजुकेशन हो और उसके बाद वो ये उनको काम सिखाएंगे 1 साल या 2 साल या 3 साल, और उसके बाद उनको ये जॉब सिक्योरिटी देंगे कि उसके बाद हम उनको इतनी तनख्वाह पे अपने पास रख लेंगे। तो ये लेबर 2 से 3 साल में हर इंडस्ट्री अगर अपने 10-10%, 20-20% ये कोटा के साथ करे तो यकीनन हमारे पास जो लेबर है उसकी स्किल्ड लेबर की बहुतात हो जाएगी, फिर ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर सकेंगे। ये बड़ा मसला है कि सब कुछ हमने हुकूमत पे डाल दिया हुआ है। हुकूमत के जो टैप्टा या दूसरे सेंटर्स बने हुए हैं वो भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, हुकूमत इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। ये बेसिकली जिम्मेदारियाँ इंडस्ट्री को ही अल्टीमेटली लेना पड़ती हैं कि उनको कौन सी लेबर चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो हुकूमत तैयार कर रही है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो यहाँ पर इनके लिए फौरी तौर पर मददगार साबित हो जाए। उन्होंने थ्योरी पढ़ के आके, थोड़ा सिलेबस पढ़ के आके फिर आके इधर से काम सीखना है और उसके बाद फिर ट्रेंड होना है। ये जिम्मेदारी अब इंडस्ट्री को खुद से ही लेना पड़ेगी कि वो अपनी लेबर भी तैयार करें, फिर उसके बाद जो स्किल्ड लेबर होगी वो एसेट बन के इनको भी कमा के देगी, खुद भी कमाएगी, और अगर बाहर कहीं जाती है जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक से जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला बनता है कि वहाँ पर वो जाके क्या करें, उनको जाके मजदूरी करनी पड़ती है। अगर वो स्किल्ड लेबर होगी तो वहाँ पर जाके वो टेक्निकल काम करेंगे और ज़्यादा कमा पाएंगे। ये एक बड़ा मसला है। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पाकिस्तानी आबादी के लिहाज से जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा बाहर के ममालिक में है, लेकिन जो ज़र मुबादला यहाँ पर बेचते हैं वो उतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह से दूसरे ममालिक बेचते हैं। बंगालियों के बारे में मशहूर होता है हमेशा कि वो टेक्निकल जॉब्स को तरजीह देते हैं, काम सीख के जाते हैं और ज़्यादा पैसे कमा के वापस बेचते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही। और स्किल लेबर के हवाले से डेफिनेटली आपने सीखा कि कुछ हमारी इंडस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे अगर वो चाहते हैं कि स्किल लेबर उनके पास मौजूद हो तो बने बनाए तैयार जो है स्किल लेबर नहीं मिल सकते, आपको खुद भी थोड़ा सा जो है इस पर वर्क करना पड़ेगा। फेडमेक अब हमें, क्योंकि ऑफ कोर्स फैसलाबाद के अंदर अब फेडमेक भी है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इंडस्ट्री की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाए और अपनी लेबर को खुद सिखाया जाए, खुद ट्रेन किया जाए, ताकि न सिर्फ फैसलाबाद और पाकिस्तान के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाए, बट ऑल्सो बिकॉज कि वो बाहर भी जा सकें, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हों और हमारा लेबर उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट के अंदर और अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो जी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है मैं अपनी फेवरेट जगह पे पहुंच चुकी हूँ हमारे सेट के ऊपर, जो कि ऑफकोर्स हमारा किचन है। पता नहीं क्यों ऐसा है कि आपका दिन जो है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता है, स्पेशली सुबह का टाइम जो है चाय के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। एंड ब्रेकफास्ट जो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है, आई नो मोस्ट लोग स्किप करते हैं, लेकिन उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के साथ जो नित नए डिज़ाइन और कपड़े हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। मेरा जो आज का आउटफिट है वो इत्तेहाद की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये आउटफिट इत्तेहाद की प्रीमियम कलेक्शन है, फॉल कलेक्शन 2021। उनमें से एक है पेस्टल कलर है, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मुझे अगर मैं इत्तेहाद के हवाले से बात करूँ तो उनके डिज़ाइंस, उनके प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी जो है वो कंबाइंड ऑल टुगेदर बहुत ही खूबसूरत होती है। और आपको पता है कि आउटफिट्स जो हैं बंदा बड़ा चूजी होके पिक करता है कि ये कलर मेरे पे अच्छा लगेगा, ये डिज़ाइन मेरे पे अच्छा लगेगा, ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी। तो आपके लिए बेस्ट डिज़ाइंस और प्रिंट्स जो हैं वो इस कलेक्शन के अंदर इत्तेहाद की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। एंड ऑफ कोर्स इत्तेहाद के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी एंड उसके साथ क्वालिटी, बिकॉज बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो आप खरीद रहे हैं वो अफोर्डेबल भी हो और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, ताकि आपकी वार्डरोब तो अच्छी हो ही लेकिन वो वॉलेट पे इतना भारी नहीं हो कि बाद में मसला हो जाए। तो इसलिए इत्तेहाद की जो कलेक्शन है वो एब्सोल्युटली अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी अम्मी बड़ी चूजी हैं कपड़ों को लेकर और उनको बहुत ही कम कपड़े जो है अच्छे लगते हैं, कलर्स वगैरह जो हैं बहुत पिकी होके वो चूज़ करती हैं। तो उनको इत्तेहाद की ये जो कलेक्शन है बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, और हम लोगों ने तो अपने लिए शॉपिंग इस विंटर के लिए कर ली है ऑलरेडी। लेकिन आप लोग जल्दी से जाएं, उनके स्टोर पे भी आप जा सकते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और उनकी जो नई कलेक्शन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको पता है कि विंटर कलेक्शन जो है उनकी वो अभी लॉन्च होने वाली है, विच इज़ द बिग न्यूज़ इन इटसेल्फ। आप लोग जाएं, उनके स्टोर्स में चेकआउट करें, उनकी वेबसाइट पे चेकआउट करें
और ऑफ कोर्स उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं यानी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और इसी के साथ साथ जो उनकी वेबसाइट है उस पर चेक करते रहें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें साथ साथ, और आप उनकी जो विंटर कलेक्शन है उसको जाकर ज्यादा सारी शॉपिंग जो है कर ले। तो वेट किस चीज का करें, लाजमी तौर पे जाएं, जाके उनकी कलेक्शन को चेकआउट करें और अपने लिए जो है इस विंटर की वार्डरोब जो है वो डिसाइड कर लें। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हमने सिर्फ जो है इश्यूज के बारे में नहीं बात करनी होती बल्कि आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर करने की कोशिश करनी होती है। तो नाश्ता हो जाए वो बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए ऑफ कोर्स बात शुरू वहीं से करते हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। लेकिन हर कोई चाहता है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो न्यूट्रिशियस भी हो लेकिन साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो जी हमारी तरफ से गोल्डन कुकिंग ऑयल का दावा है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो लो इन कैलोरी भी है और साथ ही साथ आपको जायका भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि कोशिश होती है कि हम लोग अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ जो है उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। आप इसके अंदर चाहे ब्रेकफास्ट बनाए, चाहे लंच बनाए, चाहे डिनर बनाए, कोई भी मील तैयार करें तो आपको ना सिर्फ जायका मिलेगा बल्कि साथ साथ जो है लो इन कैलोरी होगा और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली बहुत ही सेहतमंद रहे, और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपको जायका भी मिलेगा और साथ ही साथ आपकी हेल्थ का भी 100% तरीके से ख्याल रखा जाएगा। और जब भी किसी कुकिंग ऑयल की बात करते हैं तो उसका बर्निंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो हर कोई चाहता है कि उनके खाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाना बनने के बाद में उसके अंदर है, लेकिन बेशतर कुकिंग ऑयल्स का यही प्रॉब्लम होता है कि बर्निंग पॉइंट इतना लो होता है कि साथ ही सारा जो न्यूट्रिशन है खाने से खत्म हो चुका होता है। बाय द टाइम आप उसको खा रहे होते हैं उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा यह है कि उनका बर्निंग पॉइंट हाई है, जिसका मतलब है कि आपके खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहेगा। जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मैं फ्राई एग हो जाए, ऑमलेट हो जाए, उसके साथ वेजीज हो जाए या फ्रूट्स हो जाए, उनका मैं इस्तेमाल करूं। और ऑफ कोर्स कोशिश तो ये होती है कि वो न्यूट्रिशन भी रहें खाने के अंदर। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि आपके खाने में आपका न्यूट्रिशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा, जायका भी होगा और आपकी सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी भी होगी। और ऑफ कोर्स आपको पता है कोई भी सुबह चाय के बगैर इनकम्प्लीट होती है। चाय इज एसेंशियल, स्पेशली जब मंडे होता है। मंडे की बात करते हैं तो मंडे को तो मेरा ख्याल है चाय कुछ एक्स्ट्रा ही आपको चाहिए होती है और चाय के बगैर आपका दिन शुरू ही नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा कि आज मेरा चाय का कप स्किप हो गया था तो मैं आप लोगों के साथ ही चाय का कप बना लेती हूँ। और मैंने दूध को जो है वो गर्म होना रख भी दिया और मैं चाहूंगी कि जल्दी से पत्ती डाल दूं, जल्दी से चाय जो है वो तैयार हो जाए। अगर मैं बात करूं चाय के हवाले से तो डीएटी बनाने वालों का कहना है, उनका दावा है कि डीएटी के जो पत्ते हैं वो स्पेसिफिकली दुनिया के बेस्ट बागात से चुनकर लाए जाते हैं। उसी के साथ साथ कोशिश की जाती है कि जो सैंपलिंग है चाय की वो कोई आम लोग नहीं, कोई वर्कर्स नहीं, बल्कि डीएटी बनाने वाले खुद इसकी सैंपलिंग करते हैं टू मेक श्योर कि आप तक जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर जो है वो नंबर 1 क्वालिटी का। और ऑफ कोर्स आपको पता है चाय के बगैर किसी का भी दिन इनकम्प्लीट होता है और डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि आपको डीएटी से ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी और आप रिफ्रेश्ड भी हो जाएंगे, आपको जायका भी मिलेगा, टेक्सचर भी मिलेगा। और किसी भी चाय के लिए आपको पता है 2 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं जिससे मैं चेक करती हूँ कि चाय कितनी अच्छी है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है जी ब्लेंड किस तरह की, कितनी जल्दी आपकी चाय जो है वो ब्लेंड हो रही है। अगर आप देखें तो डीएटी की जो पत्ती है वो इतनी फाइन है कि 2 मिनटों के अंदर ब्लेंड हो जाती है, आपको आपका पसंदीदा कलर भी मिल जाता है और फ्लेवर भी मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बहुत जो तेज पत्ती पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ी कम तेज पत्ती जो है वो पसंद करते हैं। चाय तैयार हो रही है और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये जो डीएटी का कप है वो तैयार हो जाए। जितनी देर ये चाय बन रही है आप लोग ऐसा करें, आप लोग भी चाय बना लें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए ब्रेक में जाने से पहले मेरी चाय जो थी वो तैयार हो रही थी, चाय बन चुकी थी और मैंने पी भी ली है क्योंकि मुझे सुबह के टाइम चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जी आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आवाम की बेहतरी के लिए, हमारी सोशल डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो, उस बारे में ज़रूर डिस्कस करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है कि आवाम को आगाह करने की कोशिश करें। कई जगहों पे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग टोटली अवेयर हों, आपको पता हो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज
सोशल सिटीजन, और उसी के साथ साथ कि क्या प्रिविलेजेस हैं जो आपको उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से मिल सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान हो पाकिस्तान के अंदर जो कि अवेयर ना हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अपने राइट्स के हवाले से भी। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम टैक्सेस के हवाले से बात करेंगे। टैक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके टैक्सेस को अदा किया जाए। हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे वो जितना मर्जी अर्न करते हों कि वो टैक्सेस को बाकायदगी से अदा करें ताकि हमारा मुल्क जो है प्रॉस्पर कर सके। और हम चाहते हैं पाकिस्तान अपने बच्चों के लिए, अपने लिए चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। इससे ज़रूरी है कि हम लोग भी रजिस्टर हों और टैक्सेस को अदा करें। तो जी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे से बेहतर मेरे ख्याल है आपको हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो बता सकेंगे कि टैक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है टैक्सेस की। अगर आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं, इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी आपके सवालात हैं, कंसर्न्स, एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं। और याद रखें, आपकी आवाज़ इदारों तक पहुंचाना हमारा काम है। हमारा काम है कि आपकी आवाज़ को मंजर आम पर लेकर आएँ और आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनको कोशिश की जाए कि उनको सॉल्व करें। कोई सवालात हैं उनको आंसर किया जाए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और जी इस डिस्कशन का हिस्सा बने। गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ मैं। बहुत ही खास मेहमान है, हमें पता है बहुत बिजी हैं, आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका और वेलकम भी करते हैं आपको शो के अंदर। मैं बता देती हूँ जी हमजा अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे, एडवोकेट हैं, टैक्स लॉ के एक्सपर्ट हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरे से बहुत बेहतर आपको टैक्स की इंपॉर्टेंस जो है समझा सकेंगे। और इसी वाले से पहले बात शुरू करते हैं, तो जी बताइएगा थोड़ा सा टैक्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से किसी भी मुल्क के प्रोग्रेस के लिए कितना ज़रूरी है कि टैक्सेस को अदा किया जाए। देखें, टैक्स जो है कोई भी मुल्क जब हम उसके निज़ामी अमूर को चलाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट वगैरह के लिए होता है वो टैक्सेस के थ्रू ही होता है। जो टैक्सेस जस्ट लाइक कि हम एक ग्रुप बनाते हैं मिसाल के तौर पर टूर पे जाने के लिए, तो हम सबसे कहते हैं यार इतनी इतनी कंट्रीब्यूशन लाजमी होनी चाहिए सबकी। वो किस लिए होता है? ताकि हम अच्छे ऐसे तरीके से अपना उसके जो अखराजात हैं उस सारा मैनेजमेंट कर सकें। इसी तरीके से टैक्सेस जो हैं किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, गवर्नमेंट के मामलात को देखने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में टैक्स कल्चर बहुत आम नहीं हुआ, लोग टैक्स नेट में नहीं आए अभी तक स्टिल नाउ, तो इसकी ही वजह से हमें बार बार IMF से जाके लोन्स लेने पड़ते हैं। चूँकि हमारे जो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खर्चे हैं और जो बाकी मामलात हैं उनको कम्पीट करने के लिए हमें फिर लोन्स की मदद लेनी पड़ती है। और ऑब्वियसली लोन जब हम लेते हैं उसको पे बैक भी करना होता है। और स्टिल नाउ अभी तक हमारे पास इतने टैक्स के अंदर लोग नहीं, टैक्स सर्कल ब्रॉड नहीं हुआ इतना कि हम वो लोन्स पे बैक करने की कंडीशन में आए। और नतीजतन जो इस वक्त हो रहा है हमारे मुल्क के साथ कि हमारे इवन नाउ कि टैक्स पॉलिसीज भी वहीं से आ रही हैं सारी। एंड बिकॉज आपने अभी मेंशन किया कि किस तरह से जो लोन्स हमें लेने पड़ रहे हैं उससे टैक्सेस कनेक्टेड हैं, यानी कि क्योंकि टैक्सेस हम पे नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं टैक्स सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टैक्सेस जो हैं ये मेजर सोर्स होता है किसी भी गवर्नमेंट की एक अर्निंग का। जो उनके पास पैसे आने होते हैं उसके अंदर मेजर सोर्स टैक्स होता है। तो अगर ये सिस्टम ही या टैक्स का निज़ाम ही बेहतर नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे ज़्यादा, और जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर उनको लोन लेना पड़ेगा। और अब हम लोन ले लेके उसको पे बैक नहीं कर सके, इस पॉइंट पे चले गए हैं कि अब हमारे टैक्स की पॉलिसीज भी वहीं से आ रही हैं सारी कि आप इस तरीके से टैक्स करें कलेक्ट, फिर आप हमें लोन पे बैक कर सकते हैं। बिल्कुल जी। एक तो होता है जी डायरेक्ट टैक्स जी, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये टर्म्स इस तरह की हैं क्योंकि इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है सराउंडिंग टैक्सेस इन जनरल। एक्सपर्ट आप हैं, बहुत ही मारूफ फैसलाबाद के लॉयर हैं, और डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि आप बहुत बेहतर तरीके से आवाम के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अवाम के अंदर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि वो उनको डिटेल्स का तो बिल्कुल नहीं पता। वो समझते हैं सिर्फ टैक्स है और हमने दे दिया है, हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है कि जब मैं अपनी इनकम टैक्स, जितनी इनकम मैं जनरेट कर रहा हूँ उसके ऊपर जो मैं टैक्स साथ पे कर रहा हूँ कि ये मेरी इनकम हुई इस एनुअल ईयर में और इसके ऊपर ये टैक्स बनता था, मैंने सबमिट करा दिया। बेसिकली इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है जो मैं खुद डायरेक्ट पे कर रहा हूँ अपनी इनकम के अगेंस्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आ जाता है सेल टैक्स, जो 17% 17% हर चीज़ पे। इस वक्त मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट भी हैं, कुछ चीज़ों पे डिफरेंट रेट है, लेकिन बेसिकली नॉर्मली हम कहें तो नॉर्मल रजीम के अंदर आता है 17%। आम आदमी समझता है कि मैं 17% टैक्स वो भी दे रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली टैक्स जो है वो गवर्नमेंट वसूल रही होती है मैन्युफैक्चरर से
या जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, होलसेलर और रिटेलर हुएवर ही इज, तो वो जमा करवा रहा होता है गवर्नमेंट को अपनी सेल्स के ऊपर। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे टैक्स कलेक्ट करके अपने नाम से टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो हमारे वहां के अंदर एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, और इनडायरेक्ट टैक्स को कभी भी हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है कि जब लोग डायरेक्ट टैक्स पे करने से अवॉइड करते हैं, इनकम टैक्स के नेट में नहीं आते, फिर गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए ना चाहते हुए भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे ज़्यादा भी लगाने पड़ते हैं, ताकि वो फिर टैक्स को कलेक्ट तो करें ना। अच्छा जी, तो ये मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर रही हूँ कि बिकॉज हम लोग टैक्सेस नहीं पे करते हैं और फाइलर्स हमारे कम हैं, इस वजह से गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिस तरह से 17% सेल्स टैक्स जो कि हर किसी के गले का फंदा बन चुका है, और महंगाई का जो जोर है जो कि पार्शली उस वजह से है। तो अगर हर कोई टैक्स फाइलर हो और टैक्सेस पे हो रहे हो, तो ये सेल टैक्स ना पे करना पड़े, ये कम पे करना पड़े। कम, बहुत कम हो जाएगा। देखें राइट नाउ इस वक्त राउंड अबाउट 3 मिलियन एनटीएन होल्डर्स हैं या रिटर्न फाइलर्स हैं पाकिस्तान में, आउट ऑफ 22 करोड़। तो हम जब इसको हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी देखेंगे तो हमारे अगर ये परसेंटेज में देखें तो ये कितनी परसेंटेज बन रही? ये हमारी 10% से बहुत कम, 10% भी कम। अरे तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब हम देखें कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी देखेंगे कि 22 करोड़ में से जस्ट 30 लाख पीपल आर फाइलर्स और एनटीएन होल्डर्स, तो इसका मतलब क्या बाकी पूरा पाकिस्तान बेरोजगार है? या फिर हम बहुत खुशहाल हैं कि सिर्फ इतने लोगों को काम करने की जरूरत है, बाकी बैठ के खा सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर देखें हर बंदा कमा भी रहा है और टैक्स भी दे रहा है, ये 17% जो पे कर रहा है ये हर बंदा पे कर रहा है जी। लेकिन इसको थ्रू प्रॉपर चैनल अगर आप करें तो फिर आपका इसके अंदर हुकूमत को भी फायदा है और आपको भी फायदा है, और वाम का फायदा ये है कि टैक्सेस की हुकूमत इंटरेक्ट टैक्सेस को कम कर देगी। जब हर बंदा डायरेक्ट अपने इनकम पे टैक्स पे कर रहा होगा तो ये बहुत कम रह जाएंगे पीछे फिर। बिल्कुल जी, एंड दैट इज समथिंग जो कि शायद मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वन ऑफ द रीजंस कि हमें टैक्सेस जो हैं 17% पे करना पड़ता है बिकॉज हम लोग टैक्स फाइल नहीं करते। बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने कहा, और मुझे बड़े मजे की आपकी ये सेंटेंस लगा कि जी 22 करोड़ आवाम में से अगर सिर्फ 30 लाख लोग फाइलर्स हैं तो या तो हमारी बाकी सारी आवाम जो है वो काम नहीं कर रही है और ये मुमकिन नहीं है। तो टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब इसमें बड़े मिसकंसेप्शन हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है इदारों के। देखें टैक्स नेट को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए दोनों साइड से, गवर्नमेंट साइड से भी और पब्लिक साइड से भी अपना रोल प्ले करना होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करे कि टैक्स नेट में आने से कुछ नहीं हो जाएगा, अगर आप सही हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर डर है जी हम टैक्स नेट में आ जाएंगे, हमारे ऑडिट्स होंगे, हमारे से पूछतीछ होगी, चीज़ों का पूछा जाएगा कहाँ से आई। तो अगर आपके पास कोई ब्लैक सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज आमदन नहीं है आपकी जिसका आपको डर है, तो फिर आपको उसको बताने में क्या हर्ज है? ये पब्लिक साइड से इस चीज को होना चाहिए कि जब मैं देखें हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान जो है सरे फहरिस्त है चैरिटी के अंदर। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा सदकात खैरात पाकिस्तान में होती है, वर्ल्ड टॉप लेवल पे आता है। बट एट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेस तो हम बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो अगर हमारे पास हम माशाल्लाह इतने सदके खैरात करने वाले हैं तो इसका मतलब हमारी मेहनत की रोजी रोटी और हमारे वाइट मनी है, तो अगर हमारे पास वाइट मनी है तो फिर हम बताने से क्यों कतराते हैं? मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, जितना भी कमा रहा हूँ, अब मैंने मेहनत करके तो कमा लिया, चोरी डाका तो नहीं किया मैंने कोई, तो उसको बताने में क्या हर्ज है? मैं क्यों डर घबरा रहा हूँ उसको बताने से? यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान एक ट्रस्ट फैक्टर होना जरूरी है, एक कनेक्शन होना उनका जरूरी है। लेकिन ओवर टाइम हमने देखा है कि ये जो कनेक्शन है ये टूट गया है, इदारों पर से अवाम का यकीन खत्म हो गया। इसके पीछे क्या वजह है और इस ट्रस्ट को दोबारा रीबिल्ड किस तरह किया जा सकता है? देखिए ना, अवाम को इंसेंटिव दिया जाएगा, कहा जाएगा जी कि आप ऐसे करते हैं जो आपको ये फायदा होगा, जो कि ऑफकोर्स बेनिफिट्स के हवाले से भी हो जाता है। तो इसमें दो पॉइंट्स कवर हो जाते हैं कि एक तो ये ट्रस्ट किस तरह बिल्ड किया जाए। देखें जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो अवाम के नुकसान के लिए, अवाम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं बनाती, वो अवाम के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के फायदे में बनाई जाती है। लेकिन सम टाइम होता है कि जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं उनके अंदर भी कुछ नुक्स होते हैं, कुछ वो पर्सनल इश्यूज में ले जाते हैं, कुछ वो नहीं प्रॉपरली करते।
तो इस वजह से अवाम के अंदर अब बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमें शिकायत आती है, मैंने देखा नहीं है लेकिन शिकायत आती है कि जनाब कोई टैक्स वाला आया है जी, वो इतने पैसे मांग रहा है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि फेक पीपल होते हैं वो, तो लोग उनको पैसे देना मुनासिब समझ लेते हैं लेकिन टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। तो चोर रास्ता कह लें आप। अब जिस तरह साग डार साहब ने किया था लास्ट गवर्नमेंट में कि जो सा नॉन फाइलर है उसको जी 0.06% हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाएंगे, फाइलर का 0.03 था, यानी कि डबल टैक्स कर दिया था। तो भी लोगों ने कहा जी हम डबल पे करने को तैयार हैं, हमने एग्जैक्टली नेट सर्कल में नहीं आना, टैक्स सर्कल में हमने नहीं आना भाई। अब आप देखें कि जो फाइलर्स हैं उनके जो प्रिविलेजेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं अप्लाई 0 मीटर, उसके अंदर ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है, उसकी रजिस्ट्रेशन हमने करानी है, उसके ऊपर टोकन टैक्स है। इन सब के अंदर 50% का डिफरेंस है फाइलर का और नॉन फाइलर का। प्राइस बॉन्ड है, किसी का लग जाता है, जो फाइलर है उस पर 15% टैक्स है, जो नॉन फाइलर है उस पर 30% टैक्स है। लेकिन लोग कहते हैं यार हम 30% दे देंगे, हमने सर्कल में नहीं आना, हम ज्यादा टैक्स पे कर देंगे। तो यहां से आके भी डाउट आता है कि यार फिर ऐसा क्या छुपा रहे हैं आप, इसे आप कह रहे हैं कि हम डबल टैक्स तो पे कर देंगे, हमने बताना नहीं है, शो नहीं करना व्हाट वी हैव। ये वहां के एंड पे है। और जो उसका डर हुकूमत की तरफ से है वो ऑब्वियसली कि जब हम किसी भी बात करते हैं अदारे की तो उसमें ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं, चंद एक बुरे लोग भी होते हैं बीच में, और हमेशा प्रिवेल वो बुरे लोग ही कर रहे होते हैं। अच्छे लोगों की छाई बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, बुरे लोग जो होते हैं इस अदारे में उनको ज़्यादा वो मशहूर होते हैं, ज़्यादा वो लोग उनको जानते होते हैं। तो इस वजह से लोगों के अंदर एक डर ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस डर को हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करे, लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को दूर करे, इश्यूज दूर करे। और इसके अंदर मैं समझता हूँ हम जो टैक्स लॉयर्स हैं हम एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम ब्रिज हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, क्योंकि पब्लिक तो आगे हमसे डील करना है, हमने फिर उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो आगे गवर्नमेंट को शो ऑफ करने हैं कि जनाब ये इसका मामला था, ये ऐसे था इशू। तो हमें फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट, ताकि हम लोगों को सही तरीके से फैसिलिटेट करें, लोगों को अर्ज करें कि जनाब इसका फ़ायदा क्या है। मतलब फैसिलिटेट्स में ये नहीं कोई हमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स दे, मतलब हमारे लिए मामला को आसान करे, टैक्स सिस्टम को आसान करे, ताकि हम लोगों को बता सकें कि जनाब ये आपको फ़ायदे हो रहे हैं इस चीज़ के। बिल्कुल जी, एंड इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि इस सारे प्रोसेस को आसान बनाया जाए, इतना आसान बनाया जाए कि हर इंसान, हर पाकिस्तानी चाहे कि वो टैक्स फाइलर हो और अपने मुल्क के ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उसको हम अदा भी कर सके और आसानी के साथ अदा कर सके, ना कि उसमें हर्डल्स हों, मुश्किलात हों, कॉम्प्लिकेशंस हों। जितना आसान ये प्रोसेस होगा उतने ही लोग टैक्सेस देने की तरफ भी आएंगे। इससे आगे अगर बात करें ब्लैक मनी और वाइट मनी के हवाले से, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि सुनते तो हम लोग हर जगह पे हैं, फिल्मों में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है जी ये ब्लैक मनी है, वाइट मनी, लेकिन मोस्टली लोगों को इस चीज़ का बड़ा कम कॉन्सेप्ट है कि आखिर ब्लैक मनी कौन सा है और वाइट मनी कौन सा। ब्लैक मनी देखें, हमारे लोग यहाँ पे बहुत सादा हैं, चूँकि लैक ऑफ एजुकेशन तो खैर अब नहीं रही, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज है टैक्स सिस्टम का। लोग समझते हैं कि हमने ये पैसे कमा लिए, हमने ये टैक्सेस पे कर दिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हमारे पैसे वाइट हो गए, मगर ऐसा नहीं है। हमारे पैसे वाइट कौन से हैं कि मैं मिसाल के तौर पे आप हैं सैलरी ले रही हैं अपने इदारे से, आपने एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके अंदर आपने शो करना है कि ये मुझे सैलरी मिली, ये मैंने एक्सपेंसेस किए, इसमें से मेरे पास ये पैसे बच गए। वो जो आपने बच गए हैं, जो आपने शो किए हैं, वो आपके वाइट हैं। अगर आप उसके अंदर कोई ऐसे ड्यूरिंग दैट टैक्स पीरियड, टैक्स ईयर, आपको कोई ऐसे पैसे आए हैं जो आपने शो नहीं किए हुए, दैट विल बी ब्लैक। फिर उसका भी एक प्रोसीजर है, मिसाल के तौर पे हम गिफ्ट लेते हैं, मेरे फादर है मुझे गिफ्ट कर देते हैं कोई पैसे, वो थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिसका कोई रिकॉर्ड हो। इस तरह जुबानी कलामी नहीं कि हाँ जी मैंने इसको इतने पैसे गिफ्ट कर दिए थे। हम समझ रहे होते हैं कि वो भी मेरे वाइट हैं, मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट किए हैं, चाहे फादर के पास वाइट मनी पड़ी है उनकी टैक्स रिटर्न के मुताबिक, लेकिन जब उसका कोई प्रॉपर बैंकिंग चैनल नहीं है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कोई हमारे पास कि किस तरीके से हमारे पास आए हैं, दैट विल बी ब्लैक। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि कोई चोरी नहीं कर रहा मैं, मुझे मेरे फादर ही दे रहे हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैं उस वाइट मनी को ब्लैक बना रहा हूं खुद। अगर मेरे फादर दे रहे हैं, उनको चाहिए मुझे थ्रू बैंकिंग चैनल दें, थ्रू क्रॉस चेक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें और मैं उसको अपनी रिटर्न में शो करूं कि मुझे ये पैसे, और अपने मेरे फादर भी शो करें अपनी रिटर्न के अंदर कि मैंने ये पैसे अपने बेटे को गिफ्ट किए,
और मैं शो करूँ कि मुझे ये पैसे मेरे फादर की तरफ से गिफ्ट आया है। तो ये जो सा इशू है कि ब्लैक मनी जो सी हमारे लोग समझ के अंदर मिसकंसेप्ट, अब ये ऐसी पैसे मैंने आपको बताए हैं कि जो किसी कारोबारी आमदन से नहीं है, ये तो एक सिंपल से पैसे बाप बेटे को पैसे दे सकता है, लेकिन वो भी ब्लैक हो जाएंगे अगर आपके थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं होंगे। बिल्कुल जी, और डेफिनेटली टैक्सेस देना हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है, बिकॉज अगर हम टैक्सेस नहीं देंगे हमारा मुल्क प्रॉस्पर नहीं कर सके। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो टैक्सेस देना लाजमी है, टैक्स फाइलर होना लाजमी है। मज़ीद भी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले स्पेसिफिकली बात हो रही थी टैक्सेस के हवाले से, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कि आप टैक्सेस अदा करें ताकि आपका मुल्क जो है वो प्रॉस्पर कर सके। इससे बेहतर जो मैं शायद आपको बता सकती हूँ, उससे बेहतर ऑफ कोर्स एक्सपर्ट जो हमारे साथ आज मौजूद हैं वो आपको बता सकेंगे। टैक्स लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं, हमजा अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक में जाने से पहले आपसे गुफ्तगू कर रहे थे टैक्सेस के हवाले से। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर किए, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से क्या फ़ायदा है कि अगर आप टैक्स फाइलर होते हैं तो आखिर आपको क्या फ़ायदा मिलता है, इस हवाले से भी हमने थोड़ी सी बात की, और ओवरऑल टैक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस हवाले से भी हमने बात की। आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि अगर हम जो बेनिफिट्स हैं ऑफ बीइंग अ फाइलर उनको थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकें, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग इस हवाले से अनअवेयर हैं या उनको पता नहीं है कि आखिर उनको क्या पर्सनली फ़ायदा मिलता है अगर वो टैक्सेस अदा करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे इस बात की करूँ कि हमारी एक कौम के अंदर, नेशन के अंदर एक बड़ी इस चीज़ की गलत आदत है कि हमें इस चीज़ में क्या फ़ायदा है। कुछ चीज़ें फ़ायदे के लिए नहीं होती, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जी। तो पहली बात तो ये कि हमें फाइलर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए, फॉर बेनिफिट्स नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ देखना है कि हमें फ़ायदा क्या होगा इसमें, तो वो ज़रूरी नहीं है। बेसिक चीज़ है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अच्छा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको लोगों को इनकरेज करने के लिए, अर्ज करने के लिए टैक्स कल्चर को, लोग गवर्नमेंट फिर भी देती है प्रिविलेजेस टैक्स फाइलर को। उसके अंदर सबसे पहले तो देखें, आपके सबसे बेसिक प्रिविलेजेस ये है कि आप जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका साथ साथ अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि मेरे पास इतने पैसे वाइट हैं, इतने ब्लैक हैं। वो आपको कल को इस चीज़ की टेंशन नहीं कि हमारे पास ये पैसे कहाँ से बताने की, वो आपकी रिटर्न खुद बता रही होंगी कि भाई ये मेरे पास पैसे हैं, ये मेरा सोर्स था, ये सारा कुछ हो गया। बेसिक तो ये आ गया, जो मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से किसी भी बड़े फ़ायदे से बड़ा है ये फ़ायदा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि हमें फिर टैक्स रिलीफ है बहुत सारा। जो फाइलर बंदा है उसको टैक्स रिलीफ है बहुत सारे टैक्सेस के अंदर। मैं अपनी गाड़ी को टोकन लगवाता हूँ, टोकन पे करता हूँ, उसका रोड टैक्स जो है उसके अंदर इनकम टैक्स जो नॉन फाइलर है वो डबल पे करेगा और जो फाइलर है उसका हाफ है। वो चूंकि डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द सीसी ऑफ द कार्स, तो इसलिए मैं एक्जैक्टली नहीं बता सकता कि इस पे इतना है, इस पे इतना है। तो लेकिन वो डबल हो जाएगा अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो वो सिंपल रहेगा। सिमिलरली अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाता हूँ उसके ऊपर टैक्स 2% है नॉन फाइलर के लिए, फाइलर के लिए 1% है। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी होगी उसका 2% भी देखें तो 1% भी समटाइम मिलियंस चल जाता है। तो वो ऑब्वियसली एक बेनिफिट है मेरे लिए कि अगर मैं फाइलर हूं तो मेरा मिलियंस का फायदा वहां पे हो रहा है। और बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब नया जो लॉ इसके अंदर इन्होंने किया है, जो लोग टैक्स फाइलर नहीं है या जितने भी यूटिलिटी कनेक्शंस हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं, जिसके ऊपर कोई टैक्स फाइलर ओन नहीं कर रहा है, जिसको उस पे एक्स्ट्रा 17% सेल टैक्स, जो ऑलरेडी टैक्स लग रहे हैं उससे अलहदा 17% टैक्सेस लगेंगे उसको मजीद। अब देखें, अगर मैं एक बिजनेस पर्सन हूं या मैन्युफैक्चरर हूं और मेरी 17% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, मैं मार्केट कैसे compete करूंगा? मैं तो compete ही नहीं कर सकता मार्केट को। जो उनसे मेरे घरेलू मीटर हैं उन पे भी अगर 17% इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। एंड नाउ 17% इज अ बिग थिंग। अगर मैं 17% एक्स्ट्रा बिजली का पे कर रहा हूं तो मैं बाकी पाकिस्तानियों के साथ compete नहीं कर सकता। मुझे खुद सोचना चाहिए कि यार ये मेरे साथ एक जो उनसे अलहदा सा सलूक हो रहा है। तो अगर बेहतर यही है कि हमें टैक्स नेट में आना चाहिए ताकि हमारे पास ये जो फायदे हैं हमें ये भी हासिल हों और हम अजाफी टैक्सेस से बच सकें। ये इसके अंदर बेसिकली फायदे हैं। बिल्कुल जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीज़ें फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं बल्कि एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि हम लोग टैक्स नेट में आए और अपने मुल्क की प्रोग्रेस का हिस्सा बने और उसमें अपना जो फ़र्ज़ है उसको अदा करें।
आगे बढ़ते हुए जी, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बेनिफिट्स तो एक तरफ आ जाते हैं, लेकिन आखिर कौन लोग हैं जो कि लायबल हैं टैक्स रिटर्न्स के लिए और टैक्स फाइलर होने के लिए? क्या हर इंसान को, हर शख्स को, हर पाकिस्तानी शहरी को लाजमी है कि वो टैक्स फाइलर हों? और फिर रिटर्न्स के लिए भी कौन लायबल है आखिर? देखें, तमाम तो नहीं लायबल। अच्छा, हर जो कोई लोग- लायबल नहीं है। जी, उसकी कंडीशंस हैं जो वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट चेंज भी करती रहती है। उसके अंदर स्लैब्स का भी डिफरेंस आता है। अच्छा, उसमें आ जाता है कोई भी शख्स जो एनुअल इनकम जिसकी 3 लाख से 4 लाख प्लस जा रही है, उसको रिटर्न लाजमी फाइल करनी चाहिए। अच्छा, चूंकि 4 लाख तक आपकी अगर इनकम है एनुअल, नॉट मंथली, वो एग्जेम्प्ट है। अगर उससे बिलो है आपकी, फिर आप चाहे ना रिटर्न फाइल करें, मगर इसके लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मेरी कितनी है एग्जैक्टली। अच्छा, यानी कि अगर आपके 3 से 4 लाख से 4 ज्यादा लाख से income- नीचे है तो नहीं आपने फाइल करनी। अच्छा, 4 लाख से 4 से ऊपर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। ठीक। इसके अलावा साथ साथ कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर कोई बंदा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो उसको भी होना चाहिए। अब इस टर्म का मतलब भी बता दें। कोई घर है, कोई लैंड है, अच्छा, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ऑन कर रहा है, उसके लिए भी लाजम है। क्योंकि देखें, कोई बंदा कोई लैंड ऑन कर रहा है तो इट मीन्स उसके पास ही हैज सफिशिएंट सोर्सेज टू बाय दैट लैंड। तो अगर सफिशिएंट सोर्सेज हैं उसके पास तो वो फिर रिटर्न भी फाइल करे। सही। गाड़ी है कोई 1000 सीसी से प्लस की है, या हैवी बाइक है 1000 सीसी प्लस की है, दैट पर्सन इज आल्सो लायबल टू फाइल हिज टैक्स रिटर्न। अब 1000 सीसी गाड़ियां तो बहुत लोगों के पास है, तो लेकिन लोग फाइलर नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनको होना चाहिए। ये बेसिक्स हैं, ये फॉर टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहती है गवर्नमेंट। इसके अंदर स्लैब्स का डिफरेंस डालती रहती है। जितना 4 लाख है आज, ये कभी 2 लाख भी होता था, इन फ्यूचर इंक्रीज भी हो सकता है ये। सही। जी, चलें जी, ये तो ऑफ कोर्स 4 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है तो आपको टैक्स फाइल लाजमी तौर पे होना चाहिए। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर किसी शख्स की तनख्वाह जो है या जो भी अर्निंग सोर्सेज हैं उनके, वो 4 लाख से ज़्यादा होती है, या तो उनके पास की प्रॉपर्टी होती है या फिर गाड़ी, जैसे कि आपने फरमाया 1000 सीसी से ज़्यादा, मुझे गाड़ियों का इतना बिल्कुल भी पता नहीं, 1000 सीसी से ज़्यादा हो तो आपको टैक्स के लिए लाजमी तौर पे अच्छा यहाँ पे register- थोड़ा सा आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी अभी आपने बात की तनख्वाहदार तबके की, जी। सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट ये है कि हमारा टैक्स तो अदारे ने काट लिया है, जी, हमें रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है, वो तो अदारे ने काट लिया, अदारा पे आउट कर देगा, और अदारा कर भी रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिटर्न आपने खुद फाइल करनी है। रिटर्न आपकी दायरे ने नहीं करनी फाइल, क्योंकि देखिए आपको पता है बट एसेट्स यू आर होल्डिंग राइट नाउ, कौन से आपने इस साल में डिस्पोज ऑफ किए हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये आपको सारे मामले पता है, ये दायरे को नहीं पता होते। लेकिन हमारे जो उनसे सैलरीड पर्सन हैं वो यही मिसकंसेप्ट में होते हैं कि चूंकि जी हमारा तो टैक्स काट लिया दायरे ने, हमें रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूँ, कोई भी शख्स जिसका टैक्स कहीं पे डिडक्ट हो गया है एट द सोर्स, विद होल्ड किया है किसी ने, उसके लिए भी लाजमी है अपनी रिटर्न फाइल करना। अच्छा, हाँ, उसके लिए कंपलसरी है, चाहे उसकी आमदन 4 लाख से कम बन रही है, मगर अगर उसका टैक्स विदहेल्ड हुआ है, उसके लिए लाजमी है रिटर्न फाइल करना। अच्छा, इस अगर पॉइंट को मैं स्पेशली करूं तो इसके अंदर तमाम सैलरीड पर्सन जिनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो लायबल हो गए रिटर्न फाइल करने के लिए। वो अगर कहें जी हमारी 4 लाख से कम भी है, लेकिन अगर आपका टैक्स वहां पे डिडक्ट हो गया तो आप लायबल हैं। चूंकि देखें उसने वो तो बाकायदा वो टैक्स सबमिट भी करना है आगे आपके कि जनाब इसका मैंने इस बंदे का ये टैक्स डिडक्ट किया। तो अगर वो बंदा अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा, उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि जनाब उन्होंने जो हमें बताया उस अदारे ने क्या उतना ही टैक्स कटा है या वो उन्होंने ज़्यादा काट के हमें थोड़ा शो कर दिया है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी तो करना है ना गवर्नमेंट ने। उसका सबसे बेसिक या आसान तरीका ये है कि वो बंदा भी आगे से क्लेम करे मेरा इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है। ये भी चीज़ आ गई कि जिसका टैक्स विदहेल्ड हो रहा है वो भी लायबल है रिटर्न फाइल करने के लिए। बिल्कुल जी, एंड एब्सोल्युटली आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी आवाम के लिए। आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप अवेयर होंगे तभी तो आपको पता होगा कि आपके क्या राइट्स हैं, कहाँ पे आप जो हैं, आपका राइट बनता है कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चैनल्स मौजूद हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बस अवेयरनेस जो है वो आई थिंक इन इश्यूज़ को लेके कम है। टैक्स लॉयर्स के हवाले से बात करें, आप खुद भी ऑफ कोर्स एक टैक्स लॉ एक्सपर्ट है, तो आई थिंक सबसे बेहतर आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते होंगे कि सारे प्रोसेस के अंदर किस तरह से टैक्स लॉयर्स आसान कर सकते हैं प्रोसेस को। और एक्सपर्टीज तो ऑफ कोर्स किसी भी फील्ड में हो तो बहुत आसान हो जाता है काम, लेकिन स्पेसिफिकली टैक्सेस के हवाले से कैसे चीज़ें आसान हो जाती हैं?
अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि मैं अपनी मेरी पर्सनल एक राय ये है कि जो टैक्स लॉयर्स हैं ये एफबीआर, जो हमारे मुल्क में एफबीआर के लिए एज अ स्पोक्स पर्सन काम कर रहे होते हैं। एफबीआर एक टैक्स इंट्रोड्यूस कराता है या टैक्स के रेट को इंक्रीज करता है, लोग आके एफबीआर से नहीं पूछते, लोग टैक्स लॉयर से पूछते हैं जी ये कि किस तरह टैक्स बढ़ गया है। वो एफबीआर के हम जवाबदेह हो रहे होते हैं कि जनाब ये इस तरह बढ़ा है, जनाब ये इस वजह से बढ़ा है, उसकी रीजन हम बता रहे होते हैं। तो टैक्स लॉयर की इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, कि हम वहाँ पे एज अ स्पोक्स पर्सन काम कर रहे होते हैं। एफबीआर के बिहाफ पे सम टाइम हम वजाहतें दे रहे होते हैं कि नहीं जी नहीं ये ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए था, ये कोई ज्यादती नहीं हुई आपके साथ। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि टैक्स लॉयर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और सेकेंडली चीज़, जो अक्लमंद लोग हैं वो अपने लॉयर से कभी भी, नॉट स्पेसिफिकली टैक्स लॉयर, कहते हैं डॉक्टर और लॉयर से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। तो जब आप अपने लॉयर के पास, स्पेशली टैक्स लॉयर के पास जाएं, चूंकि उसने आपकी डायरेक्ट मामला को, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, अगर आप वहां पे कुछ हिडन रखेंगे उसके साथ तो आपके लिए कल को इशू आएगा, उस लॉयर को इशू कोई नहीं आएगा उस चीज़ से। तो बेहतर होता है आप उससे डिस्कस लाजमी करें, उसको सारे मामला अपने क्लियर करें, वो फिर उसको एक ऐसा तरीके से बना के गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। अगर आप वहाँ पे हिडन रखेंगे, अपने लॉयर से चीज़ें हिडन रखेंगे, तो ऑब्वियसली कल को क्वेश्चन आएगा तो आपको तो लॉयर कहेगा आपने मुझे बताई नहीं ये बात, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, एंड आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि कितनी चीज़ों को आसान कितना हद तक किया जा सकता है अगर आप ऑनेस्ट हो अपने टैक्स लॉयर के साथ। ऑनेस्टी आई थिंक आजकल रेयर हो गई है, बट नहीं चल, आप टैक्स लॉयर के साथ ऑनेस्ट ना हो, अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाएं। आप अपने लॉयर को इसलिए बताएं कि कल को मुझे इशू ना आए कोई, अच्छा, कि मेरे पैसे हैं, मैं बड़ी मेहनत से कमाए हैं, ये ब्लैक ना हो जाए कहीं। अच्छा, इसलिए आप अपने लॉयर को ऑनेस्टली, अपने लिए ऑनेस्टी शो करके उसको एग्जैक्टली बताएं, ताकि वो बेटर वे के अंदर एक बेटर प्रपोजिशन बना के आपके मामला को देख सके। और जी कोई शख्स जिसकी जो इनकम है, जिस तरह से करंटली आपने बताया कि 4 लाख से अगर ज्यादा है, जिनकी इनकम 4 लाख से कम है, उनके लिए क्या लॉज एंड पॉलिसीज हैं, वो किस तरह से अपने, क्या वो खुद से फाइल कर सकते हैं? हाँ देखें, वॉलंटरीली कोई बंदा करना चाहे तो उसके लिए कोई बार नहीं है। अच्छा, कि जनाब आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके अंदर चूंकि हमारे मुल्क में तो राइट नाउ टैक्स कल्चर पसंद ही नहीं कर रहे लोग आना नहीं चाहते टैक्स सर्कल के अंदर। जो 12 लाख कमा रहे हैं वो भी नहीं आ रहा साल का, तो 4 लाख से कम वालों के तो बहुत कम लोग हैं ना जो खुशी से आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई आना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अब देखें, बहुत दफा ऐसा होता है किसी बंदे की इनकम नहीं होती मगर उसके पास कोई, उसको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आ गई, कोई लैंड आ गई जो बहुत वैल्यूएबल है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करके अपने जो सी है उसकी मनी ट्रेल जो सी है साथ साथ सीधी कर ले। क्योंकि जब लैंड आएगी वो उसको सेल आउट करेगा एट दैट टाइम। हमारे वाम के अंदर एक चीज़ है कि वो तब नहीं आ रहे होते टैक्स सर्कल के अंदर, कुछ सालों बाद जाके उनको कहीं जरूरत पड़ती है। लेट्स सोच रहे हैं उनको तय है कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसके हमारे पास वक्त हमेशा बड़ा लिमिटेड सा होता है, और मैं चाहूंगी अगर एक लाइन में आप कुछ कहना चाहें। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पब्लिक के अंदर ये चाहिए कि वो इससे फियर ख़त्म करें, और टैक्स सर्कल में इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ईज ऑफ बिजनेस के लिए इन मामला को आसान करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी एडवाइस हमारे टैक्स लॉ एक्सपर्ट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला और बहुत ही अच्छे मशवरे सबके लिए दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। यहाँ पर जी आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।